हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब बढ़िया से चल रही होगी, अच्छे से नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चंस इजीली समझ आ रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में चल रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, अपना न्यू चैप्टर जो कि है हमारा इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। करें स्टार्ट? चलो जी, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी फॉर्मल वे, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो बिजनेस के टाइम पर ड्यूरिंग द बिजनेस की जाती है। वो कम्युनिकेशन जो इंटरनल लेवल पे भी होती है, एक्सटर्नल लेवल पे भी होती है। अब यहां पर बात आती है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, जिसके बेसिस पर ही अब किसी ना किसी, क्या हर जगह पर, हर किसी कंपनी की मेन क्या है, वो पिलर बन चुकी है। कैसे बन चुकी है, क्या है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ते। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, गिव मी सेकंड, अरे भाई कहाँ भाग रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द बिजनेस वर्ल्ड। जो बात से मैंने शुरुआत की, आज की डेट में जो भी आपकी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसने पूरे ही तरीके से बिजनेस को चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया, खुद देख लो। आपको कोई भी कुछ भी चाहिए, ऑनलाइन जाते हो, आप कहीं से कुछ सामान मंगा रहे हो, पता भी नहीं चलता, हो सकता है हम अगर दिल्ली में हैं तो वो सामान, वो आर्टिकल हमारे घर में कहीं केरला से आ रहा हो, या हैदराबाद से आ रहा हो, या किसी भी सिटी से आ रहा हो, किसी भी कंट्री से आ रहा है। कैसे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? वी आर एबल टू रीच टू दी मासिस। उसका रीजन है दिस इंटरनेट। ये इंटरनेट आज की डेट में एक रेवोल्यूशन बन चुका है बिजनेस में। बिना इंटरनेट के कुछ है भी नहीं। इनफैक्ट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग टू यू। हम लोग डिजिटली कनेक्टेड हो गए हैं। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। ये हमने सीखा है, हमने पिछली क्लासेस में। तो यहां पर पूरे की पूरी इंटरनेट ने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे इंटरनेट ने बिजनेस वर्ल्ड को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ये ट्रांसफॉर्म को ना जरा समझते हैं, मेक ओवर कर दिया पूरा का पूरा। देखते हैं ना, रील्स भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, पर्सन कोई कैसे जाता है, मेकअप करते हैं उनको, और एकदम से वो पर्सन बिल्कुल ही बदल जाता है। लोग बोलते हैं धोखा या कुछ, लेकिन यहाँ पर धोखा नहीं है। ट्रांसफॉर्म मतलब जहां वो एक 1-to-1 होकर रहता था, जहां वो बहुत स्मॉल लेवल पर था, आज की डेट में वो ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है। ये है पावर ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की। इट अलाउज बिजनेसेस टू रीच कस्टमर्स। ये अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो कस्टमर्स तक पहुंचे, एम्प्लॉयज तक पहुंचे, और स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे। कहां पर? सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, एफिशिएंटली। अब यहां पर बच्चे ध्यान से समझो, इंटरनेट ने किस किस को कनेक्ट कर दिया? इंटरनेट ने हमारे कनेक्ट कर दिया है भाई साहब, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, एंड स्टेक होल्डर्स को। हु आर दी स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स होते कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं हु आर दी स्टेक होल्डर्स, तो मेरे बच्चे आप सब कहते हो भाई मैम शेयर होल्डर्स। और भाई अगर शेयर होल्डर से बोलना होता तो यहां पर स्टेक होल्डर क्यों होता? बताओ ना, सोचो तो सही। हर चीज के पीछे, हर वर्ड के पीछे एक लॉजिक होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक मीनिंग होता है। अपनी लाइफ का एक रूल बना लो, डिसिप्लिन बना लो। मैं कुछ भी पढ़ रहा या पढ़ रही हूं, वट एवर आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग, एनी न्यू वर्ड, एनी न्यू थिंग कम्स, मेरे सामने कुछ भी वर्ड आया, कुछ भी नई चीज आई, मुझे उसका मीनिंग समझना है। वो उस पर्टिकुलर लाइन में क्यों है, पर्पस क्या है उसको लिखने का, मुझे वो समझना है। जब तुम उस चीजों को समझना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जो नॉलेज है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत बढ़ती शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ेगी कि आप एक लेवल तक आके आपको रिवीजन करनी होगी, आपको बार बार करके दोबारा से पढ़ना नहीं होगा। ये है पावर। किसकी पावर? ये है पावर हमारी बार बार कंसिस्टेंसी की। ये है हमारी पावर उस चीज को समझने की। यहां पर आते हैं बच्चे, अब मैं दोबारा से आती हूँ स्टेक होल्डर वर्ड पे। अब क्योंकि मैं आपको समझा रही हूं भाई स्टेक होल्डर वर्ड क्या होता है,
हर वो पर्सन जिसका कंपनी में कोई ना कोई स्टेक है, यानी कि वो उस कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से, उस बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो इसमें कौन आया? कस्टमर्स आए। देखते, चलो लिख लेते हैं। हाँ, इसमें हम आए हमारे कस्टमर्स, इसमें हमारे आए क्लाइंट्स, इसमें हमारे आए वेंडर्स, इसमें हमारे आए एम्प्लॉइज। क्या इसमें सोसाइटी आई? आपका बिजनेस तो सोसाइटी के साथ हो रहा है ना, लोगों के साथ हो रहा है ना। हो सकता है आपका ऐसा प्रोडक्ट हो जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल लॉ आया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आई, बिल्कुल आई भाई। तो गवर्नमेंट और पीपल, सोसाइटी, एटसेट्रा, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एज वेल। तो स्टेक होल्डर आपको अब क्लियर हो गया। स्टेक होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं होते, शेयर होल्डर्स तो ऑब्वियसली होते ही होते हैं, उनके अलावा भी बाकी सब भी जो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, वो कहलाते हैं, वी कॉल देम स्टेक होल्डर्स। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छे से हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया। तो चलिए, अब आपने देखा कि भाई इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन किस लेवल तक बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। दिस मेथड of communication leads to faster decision making, reduced cost and improved productivity। क्योंकि इंटरनेट बेस्ड है, फटाफट एक ही बारी में लोगों तक पहुंच जाता है, बहुत फास्ट करता है, एकदम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, हाँ उन तक मैसेज आया, एफिशिएंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। किसी भी चीज पर आना है, हमने देखा थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू जो हमारे पास फटाफट आया, हम एक डिसीजन पर आ गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनीज नाउ होल्ड ग्लोबल मीटिंग्स विदाउट द नीड ऑफ ट्रेवल, सेविंग टाइम एंड मनी। एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यूएस में एक कंपनी है, दे आर हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स इन यूएस। मैं वर्ड बता देती हूँ, हेडक्वार्टर्स। पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया है, बट स्टिल आप लोगों को मैं कोशिश जब भी करूंगी, मेरे पास ये वर्ड है, हमेशा आपको रिमाइंड कराते रहो। अगर बच्चा नया कनेक्टेड है तो पिछली क्लासेस में जाके पढ़ ला, उसमें मैंने बहुत इन डेप्थ में बताया। हेडक्वार्टर्स क्या होता है बच्चे? हेडक्वार्टर्स जहां कंपनी बनती है, जिसका उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, उसको हम हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स सुनने में भी प्लूरल है, लिखने में भी प्लूरल है, इसके लास्ट में एस आता है, लेकिन ये होता सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है वो यूएस में बनी है, वो इनकॉर्पोरेट यूएस में हुई है, उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूएस का है, तो उसका क्या होगा? हेडक्वार्टर्स यूएस का है। उसके अलावा अगर उन्होंने एक ऑफिस खोला यूके में, एक ऑफिस खोला इंडिया में, और किसी भी कंट्री में खोला, तो वो जो अलग अलग जगहों पे उन्होंने ऑफिस खोले हैं, वो होंगे उनके ब्रांचेस, उनके ब्रांच ऑफिस होंगे। तो ये आपका डिफरेंस है हेडक्वार्टर्स और ब्रांचेस में, ठीक है। तो यहां पर अगर वो कंपनी यूएस की है, आज के डेट में आप देखेंगे इंडिया में एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, हेडक्वार्टर्स उनके कहीं होते हैं और अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने अपनी कंपनीज खोली हुई होती है। तो क्या वो कोई भी मीटिंग करनी होती है तो वहां से कोई उनका पर्सोनल आएगा, फिर यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट होगी? नो, वर्चुअली मीटिंग हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, बट विद द हेल्प ऑफ विच थिंक, विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से आई ये? इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की वजह से। आपकी मेरी कम्युनिकेशन किस वजह से हो रही है? इवन इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। पॉइंट क्लियर? क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ। आप सब इस टाइम रजत सर के इतने बड़े बड़े फैन हैं, कैसे कम्युनिकेट हुए? आप तो मिले ही नहीं, वर्चुअली आप मिले, कैसे कम्युनिकेशन हुई? कैसे वो आपसे जुड़े, आप उनसे जुड़े, कनेक्टिविटी हुई बिना इनफैक्ट सेम टू फेस टू फेस मिलकर? कैसे? किसकी वजह से? इंटरनेट बेस्ड ना। तो ठीक है ना, चलो जी, चलो आगे देखते हैं। इफेक्टिव इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, तो यानी कि जो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में इंटरनेट बेस्ड जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरीके से इफेक्टिव होती है, कहां पर वो बहुत एडवांटेजियस होती है। देखिए, कस्टमर इंटरेक्शन। कस्टमर इंटरेक्शन यानी कि इंटरनेट बेस्ड है। अब कस्टमर को कुछ भी बताना है, प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, रिव्यूज देने हैं, फीडबैक देने हैं, कंप्लेंट्स करनी है, कोई ग्रीवियंसेस है, कस्टमर को कहीं स्पेशली जाकर करने की नीड नहीं है। वो इंटरनेट के थ्रू, रिव्यू फॉर्म के थ्रू, अपनी मेल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, किससे? कंपनी से। तो इससे क्या होता है? उनकी बात इंस्टेंटली
कहाँ तक पहुंच जाती है, कंपनी तक पहुंच जाती है, और उनका क्विक रिस्पॉन्स भी वहां तक आ जाता है। दोनों के बीच में क्या बिल्ड हुआ? ट्रस्ट। दोनों के बीच में क्या बिल्ड हुआ? हार्मनी। दोनों के बीच में क्या बिल्ड हुआ? ऑनेस्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी की क्या बड़ी? गुडविल। कंपनी का क्या बना? ब्रांड नेम। क्योंकि कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट उसका क्या हो रहा है? सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल दिया जा रहा है। तो देखिए, यूज इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन फोरम्स एंड पर्सनल मेल्स फॉर बेटर एंगेजमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, Amazon's लाइव चैट अलाउज इमीडिएट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली वाई Amazon, इनफैक्ट आप अगर आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है या आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है, आपने देखा आपने मंगाया फूड ये था, बट वो तो क्वांटिटी कम आई या कुछ गलत पार्सल हो गया, उसी टाइम वहाँ पे चैट बॉक्स होता है, आप फोटो क्लिक करके भेजते हैं, ऑन द स्पॉट रिप्लाई आता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देयर। किसकी हेल्प की वजह से? ओनली एंड ओनली इंटरनेट की हेल्प की वजह से। सपोर्ट ऑप्शंस होते हैं, FAQs होते हैं, टर्न अराउंड पॉलिसीज होती है, टाइमली रिस्पॉन्सेज होते हैं, कस्टमर केयर को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, फ्लिपकार्ट के जो FAQs होते हैं, यानी कि इनके जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं, आप उनको चाहते हैं टाइमली इंप्रूवमेंट जानना उससे रिलेटेड, तो वो आपके इसमें आ जाते हैं। इससे क्या होता है? कस्टमर की जो भी क्वेरी होती है, FAQs में क्या होता है बच्चे? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ना एक PDF काइंड ऑफ कंपनी शेयर कर देती है। उसमें क्या होता है, अगर रिपीटेटिवली क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो उसको रेफरेंस देके बोलते हैं कि आप वहाँ पर जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया, मैंने एक ड्रेस मंगाई, बट वो ड्रेस मुझे बहुत लूज आई है, तो आई वॉन्ट टू चेंज द साइज। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे जाके कैसे चेंज करने जाऊँ, तो मैं FAQs में जाके देखूंगी स्टेप्स फॉर चेंज इन द आर्टिकल या जो भी है, तो उसको करके मैं उसको फॉलो करके चली जाऊंगी। अगर वो एक एक चीज को बार बार लाखों लोगों को सॉल्यूशन देंगे तो उसका आंसर नहीं होगा। तो FAQs बन जाते हैं। वो FAQs भी कहाँ मिले? एक ही बारी में इंटरनेट में मिल गए। कस्टमर को भी फायदा हो गया, ऑन द स्पॉट उसने देखा और वैसे काम स्टेप्स कर लिए, और किसको फायदा होगा? कंपनी को भी। द पर्सनल टच, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। मेल भेजी, मेल का रिप्लाई आया, तो लगता है हाँ यार ये तो हमारे हेल्प के लिए है, कंपनी इज देयर टू सर्व। ठीक है, तो देखो, पर्सनलाइज्ड ईमेल एंड मैसेजेस हेल्प कस्टमर्स फील वैल्यूड। उनको फील होता है यार हमारी परवाह की जा रही है, हमें पूछा जा रहा है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, यूजिंग प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट्स एंड लेटरहेड बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। भाई, कंपनी के नाम से मेल आ रही है, कंपनी के नाम से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, एम्प्लॉयज के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। कैसे आ रही है? एकदम इंस्टेंटली कंपनी के थ्रू आ रही है। इससे क्या बिल्ड हो रहा है? इससे बिल्ड हो रहा है ये प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं है रैंडम कुछ भी उठा के एकदम से कर दिया, नहीं, एवरीथिंग हैज बीन सिंक्रोनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेप। तो वो आपका यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद है आप लोगों का टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी तरह के हमारे इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, तो जरा इधर देखते हैं। हमारी ईमेल है, इसमें क्या है? ईमेल में डेडिकेटेड ईमेल आईडीज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेल्प डायरेक्ट क्वेरीज। अब यहां पर जरा समझते हैं, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, हमें कंपनी से कम्युनिकेट करना है, कैसे करते हैं हम? ईमेल के थ्रू। तो उसमें आ जाता है, अगर हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो HR@ कुछ करके होगा। कोई ग्रीवेंसेस है, कोई ग्रीवेंसेस यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपका आएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए जो है, मतलब उनका जो डोमेन बना दिया जाता है, उनकी जो ईमेल आईडी वो ऐसी बनाई जाती है कि उसको पढ़ते ही क्लियर हो जाता है कि हाँ ये इस पर्पस के लिए है और हमें इधर ही जाना है, तो लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो यही है हमारा इसमें। फिर यूजिंग support@company.com, ये आ गया ना आपका, एंश्योर्स ईमेल रीच एट द राइट डिपार्टमेंट। इसके बाद है बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्लाउड में अपलोड कर दिया गया। अब ये सबको ही पता है, क्लाउड में यानी कि वो परमानेंटली स्टोर हो गया है। अब कुछ भी उससे रिलेटेड स्प्रेड किया जाएगा तो कहीं जाने के लिए, रुकने के लिए, हमें कुछ सेव करने के लिए उसको प्रिंट आउट करके फाइल को प्रिंट आउट करो, कहीं हमें वेयर हाउस या इन सब चीज़ों की अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो भी हमारा डेटा है वो आपके ड्राइव पर अपलोड हो चुका है, ड्राइव पर सेव हो गया है, तो अब वो वहां पर सेफ है। आपको इसका डेटा लीक करने का डर या फिर
उसको उसके लिए प्रिंट आउट करवा के फाइल्स बना के उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी कोई नीड अब बिल्कुल नहीं है। ये हेल्प करता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन कि डेटा सिक्योर्ड रहे, क्लाउड में रहे, क्लाउड इन द सेंस आपकी ड्राइव में रहे, और जब भी रिक्वायर्ड हो तो उस ड्राइव से लोगों तक यानी कि एम्प्लॉइज तक, स्टेक होल्डर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू कंपनी रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर, इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव फॉर ग्लोबल डॉक्यूमेंट शेयरिंग। इसके बाद आप लोगों का आता है ई कॉमर्स। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आज की डेट में कोई बाउंड्रीज रह गई है कम्युनिकेट करने के लिए? इफ आई वॉन्ट टू बाय एनी पर्टिकुलर ब्रांड के शूज, मुझे प्यूमा के शूज चाहिए, ठीक है, स्टोर पे जाने का आई डोंट हैव टाइम, मैंने अपनी फ्रेंड के पास देखे और मैंने ऑनलाइन देखा, अरे मुझे ऑनलाइन दिख गया, मेरे पास स्टोर पे जाने का टाइम नहीं है, ऑनलाइन मुझे वो शूज़ मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे भी मिल रहे हैं, मैंने कहा भाई ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर किया तो मैंने बाद में देखा, अरे ये तो मेरे पास आ रहे हैं हैदराबाद से, हमारा जो आपका जो डीलर है, आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हैदराबाद से आ रहा है, मैंने तो सिर्फ एक ब्रांड का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आ वहां से रहा है। बिकॉज ऑफ इंटरनेट ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है, क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। श्रिंक यानी कि एक दूसरे से क्या हो गया है? इंटरकनेक्टेड हो गया है। तो क्योंकि अब ये इंटरकनेक्टेड हो गया है तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ है? उसका एंड रिजल्ट हुआ है कि चाहे छोटे से छोटा बिजनेस भी क्यों नहीं है, वो भी अपने आप को दूर तक रीच आउट कर चुका है और कर रहा भी है। तो देखिए, इट रिमूव्स ज्योग्राफिकल बैरियर्स, allowing even small businesses to reach international customers. Example, Shopify और Amazon enable small business sales online. अब Amazon का खुद का थोड़ी है कि भाई सिर्फ वही प्रोडक्ट बना रहे हैं या वही प्रोडक्ट भेज रहे हैं। There are n number of people जो वहां पर लिस्टेड है, they are listing their products as well. लोग सेम तरीके के प्रोडक्ट्स 10-10 सेलर बेच रहे हैं, लोगों को जोन सा बेटर लगता है, जोन सा प्राइस सही लगता है, जो ठीक लगता है उनसे वो मंगा लेते हैं। तो ये लोग कैसे कनेक्ट हो गए? वो तो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, लोग बेच रहे हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं तो एक ही तरीके की 100 शॉप्स होंगी, हमने जिससे लिया, हमने उसे पसंद आया, हमने वहां से ले लिया। सिमिलरली ऑनलाइन एक मार्केट है, जितने तरीके के लोग उतने तरीके की सेलर्स, उतने तरीके के बायर्स भी। जिसको जहां से सही लगा उसने वहां से मंगाया, जिसको जहां के रिव्यूज सही लगे उसने वहां से ऑर्डर किया। लेकिन ये सारी चीजों में एक बात कॉमन है, और वो जो कॉमन बात है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कौन सी है हमारी? ये हमारी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के सामने बच्चे एक केस स्टडी है आपके मॉड्यूल में, तो उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं केस स्टडी क्या होता है। एक ऐसी चीज जो किसी कंपनी ने फेस की, यानी कि फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स क्या हुआ कि जो जैसा हुआ, कोई एक कंपनी के पास कोई प्रॉब्लम आई, कोई उनके पास इश्यू आया, या उनके पास उनको लगा कि हमें किसी डिसीजन पे आना है, तो वो कंपनी का एक स्ट्रक्चर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आपके पास आता है, तो उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। अभी तो आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो अभी इतना इन डेप्थ में नहीं है। हाँ, जब आप अपने मेन इंटर पे आएंगे, अगले लेवल पे आएंगे, वहां पर केस स्टडी को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके लॉ के एग्जाम में। तो मैं लॉ की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगी, उसके लिए आपके पास सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जो सर, तो उसके लिए हम अभी आते हैं अपने नॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन पे ही आते हैं। तो देखिए, एबीसी लिमिटेड एक्सपेंडेड ग्लोबली टू 23 ब्रांचेस विथ 10,900 एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो लिमिटेड कंपनी है। अब तक तो आपको इसका मतलब समझ ही आ गया होगा, लिमिटेड कंपनी कौन सी होती, कंपनी एक प्राइवेट होती है, एक लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड कंपनी है जो ग्लोबली है, और उसकी टोटल 23 ब्रांचेज है ग्लोबल लेवल पर, और टोटल कितने एम्प्लॉइज है? 10,900 उसके पास एम्प्लॉइज है। अब उसने चैलेंज क्या फेस किया? उसने चैलेंज फेस किया पुअर कम्युनिकेशन, जिससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन पुअर थी। पुअर कम्युनिकेशन यानी कि एम्प्लॉइज तक सही से पॉलिसीज नहीं पहुंची, एम्प्लॉइज तक सही से टारगेट नहीं पहुंचा, एम्प्लॉइज तक सही से जो भी वो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पहुंची, क्योंकि यार बड़े लेवल पे है, 23 ब्रांचेज है, हो सकता है हिरार्की भी होगा, पहले कम्युनिकेट एम्प्लॉइज तक कैसे पहुंचा? एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड नहीं हुए। दूसरी जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, कस्टमर्स को भी यही प्रॉब्लम हुई, उन तक उनके जो भी इश्यूज थे,
उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे, उनके जो भी न्यूसेंस थे, वो सब के सब रिजॉल्व नहीं हुए। इससे कंपनी की जो गुडविल है वो गिरनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि ना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, ना कस्टमर सेटिस्फाइड। कंपनी को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग, एम्प्लॉयज उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो उनको क्या करना चाहिए? चैप्टर का नाम क्या है? क्या पढ़ रहे हो? हाँ, उनको करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। व्हाट? इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या निकला? अडॉप्ट डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स आए, ईमेल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आया आप लोगों का, क्लाउड स्टोरेज आया जो हमने पीछे कुछ पॉइंट सीखे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, ब्रांचेस में बताया गया भाई ये काम ऐसे है, सब ब्रांचेस को एक साथ लिया गया, इंडिविजुअल करके भी लिया गया, एक साथ लिया गया, देखा गया वो क्या टाइमली रेस्क्यू कर लिया गया, उनके पास क्या इश्यू आया या क्या है, ये सब चीजें देखी गई। चैटबॉट्स, FAQs, कस्टमर सपोर्ट को बहुत एक्टिवली वो किया गया, एक्टिवली किया गया। और बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली हर वो मीन्स को यूज किया गया जिससे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज उनसे कनेक्ट हो जाए। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये ही मेन है आपका इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं बिजनेस एंड सोशल एटिकेट्स। अब इसको जरा समझते हैं। एटिकेट्स क्या होते हैं बच्चे? बिहेवियर, मैनर्स। जैसे अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो बोलोगे अच्छे संस्कार है, बुरा बिहेव करोगे ना, हाउ मैनरलेस यू आर। कोई मतलब एटिकेट्स ही नहीं है, मदर ने कुछ सिखाया ही नहीं है। अच्छी चीज होगी तो मदर को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आप कुछ भी ऐसा कर दो, कुछ भी, तो हर चीज में मदर को ले लिया जाता है। मम्मी ऐसी, मम्मी ने बताया होगा, मम्मी ये, मम्मी हो, अरे बेचारी हो, जो सबसे ज्यादा वो ही है जो बोलती रहती है भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, फिर भी उनको सुनने को मिलेगा। होता है ना, मत करो ऐसे। चलिए इसको साइड में रखते हैं। बिजनेस की भाषा में, ईमेल की भाषा में, इंटरनेट की भाषा में अब हम समझते हैं एटिकेट्स को। एटिकेट्स यानी कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोफेशनली, सोशली, आप कैसे, किस मैनर में बिहेव कर रहे हैं। और यहां पर तो हम खाली 2-4 लोगों के बीच में नहीं, हम तो दुनिया के सामने आ गए हैं। हम तो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमारे बिहेवियर को बिजनेस और बिजनेस एसोसिएटेड लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्ड्स पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, इंप्रूव्स वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, रिवॉर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। ये इसकी मेन चीजें हैं। एग्जाम्पल से समझे। इंस्टेड ऑफ सेइंग हे हाउ कैन आई हेल्प यू, से गुड मॉर्निंग मिस्टर आलोक, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। सी द डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन। Hi, what are you doing? Hi, Shreya. Seems to be busy, right? Where are you occupied? See the difference of talking. Difference देखा ना? बात करने से ही आधी प्रॉब्लम तो, आधी डिसीजन तो सामने वाले के बिहेवियर चेंज आपके बात करने से ही हो जाएगा। तो ये तो हमें प्रोफेशनल वे में करना है, राइट? होप यू आर डूइंग गुड, ग्रेट। यूज सच थिंग्स, use exclamation mark, use punctuations as much as you can. Improvise standard of your sentence, अपने sentence की improvise करो। See, you will see a lot of difference of people who approaches you. आपको लोगों का बहुत difference देखने को मिलेगा जो आपकी तरफ तक approach करते हैं। ठीक, आगे देखें। प्रोफेशनल कंडक्ट बिजनेस, हमें बिजनेस में किस तरीके से बिहेव करना, तो देखिए की बिहेवियर ऑफ फॉर प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट मैनेजर्स, कलीग्स, क्लाइंट, सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, सबके साथ मिलकर काम करना होगा। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। काम, हमें चाहे स्ट्रेस हो चाहे कुछ भी हो, स्टिल हर सिचुएशन में हमें क्या रहना पड़ेगा? काम रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन हुआ तो चलो डिसीजन ले लेते हैं। अनएथिकल डिसीजन की तरफ हमें नहीं जाना। आपके डिसीजन हमेशा क्या होने चाहिए? एथिकल। एथिकल बच्चे वर्ड निकला है आपका एथिक्स से, जो कि निकला है एथॉस से, जिसका मतलब व्हाट इज राइट और रॉन्ग। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको पता है आप बिजनेस में इस चीज के डिसीजन पे आ रहे हैं, क्या वो डिसीजन लेना सही होगा या गलत होगा। ये हमारा किस में आता है? ये हमारा एथिक्स में आता है। ठीक है, प्रॉपर ड्रेस एंड अपीयरेंस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क होना चाहिए,
एग्जाम्पल से समझते हैं, एन एम्प्लॉय सबमिट्स एन ऑनेस्ट रिपोर्ट अबाउट अ मिस्टेक एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। एक एम्प्लॉय ने ऑनेस्ट रिपोर्ट सबमिट की एक मिस्टेक के बारे में और सजेशंस मांगे, तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट। उसको पता चला हाँ मेरी मिस्टेक थी, ठीक है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, प्लीज टेल मी व्हाट आर माई मिस्टेक्स सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज, आई वोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। उसने प्रॉपरली प्रोफेशनलिज्म में चला, मेल में एक्सेप्ट किया, सब कुछ हुआ, यही तो एटिकेट्स है। इंस्टेड आपने मेरी गलती कैसे निकाली, आई एम परफेक्ट, मैं इस लाइन में 10 सालों से हूं, नो, डेली यू विल लर्न। इट्स लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जब आप लर्निंग में ईगो ले आओ या चीजें ले आओ, मुझे कैसे बोल दिया, मैं तो परफेक्शनिस्ट हूं, तो आप कभी भी बेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे देखिए, वेज टू एग्जिबिट बिजनेस एटिकेट्स। ऐसे कौन कौन से वेज है जिससे हम बिजनेस एटिकेट्स को हम एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट यानी कि उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑनेस्टी, आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना होगा, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना होगा, जो चीज़ जैसी है वैसी ही रखनी होगी। जो चीज़ जैसी है वैसी रखेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑनेस्टी बनेगी। आपको हमेशा काम रखना है, पोलाइट रहना है, तो उससे आपकी सामने वाले की नज़रों में क्या बनेगी, एक रिस्पेक्ट बनेगी। मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल है, इंटरनेट बेस्ड है, तो ये अगर मीटिंग्स रेगुलर नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट सही से नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन, स्पीक कर्टियसली एंड क्लियरली, बहुत हम्बल तरीके से, बहुत कर्टिसी से, बहुत क्लियरली बात करनी है आपको सबसे। इंटीग्रिटी, अनबायस रहिए, एथिकल डिसीजन लीजिए, यानी कि सही डिसीजन लीजिए, कभी भी अनएथिकल नहीं होना। ड्रेस कोड को फॉलो करो, ये नहीं कंपनी में कुछ भी मुंह उठा के चले गए और कुछ भी पहन के चले गए, नहीं। यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल एंड यू आर गोइंग टू एन ऑफिस, आपको वहाँ पे ऑफिस में प्रॉपर वे में अच्छे से आपको जो भी ड्रेस कोड है वहाँ का वो आपको फॉलो करना होगा। कमिटमेंट एंड टीम वर्क, डेडिकेशन टू टास्क एंड कोलैबोरेशन, ये आपका किस में आ गया, सब कुछ टीम के साथ मिलकर डेडिकेशन के साथ आपको करना है, ये आपका आता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसका समरी देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इंटरनेट कम्युनिकेशन क्या है आप लोगों का, इंप्रूव करती है एफिशिएंसी को, ग्लोबल रीच तक जारी है। इसमें इंक्लूड होता है हमारा ईमेल, क्लाउड, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इसके अंदर बिजनेस एटिकेट्स और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिल्ड करती है ट्रस्ट। तो सिंपल भाषा में बोलूँ, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए कंपनी के, क्योंकि ये वर्चुअल लेवल तक पहुंच जाता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। हाँ जी, तो हमने चैप्टर को अपने कंक्लूड कर लिया था इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन पे। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं और फिर अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को रैप अप करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना है। बेसिकली आपको अपनी इंटरप्रिटेशंस नहीं लगानी, वट एवर इट इज रिटन इन द क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा बच्चे, आपको सिर्फ उसी को ही समझना है। इसका किंतु परंतु, इफ, बट, दैट कुछ भी नहीं होता व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में। तो वो आप तभी एक्यूरेटली और प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन का इंटेंट, यानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो अच्छे से क्लियर है। तो जरा स्टार्ट करते हैं, और आपको जरा मैं ये भी सिखाऊं कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको आपको इंटरप्रेट, यानी कि उसका मीनिंग, एक्यूरेट मीनिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है, विच इज अ की बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। की वर्ड को वाला समझो, की मतलब मेन, जैसे की होता है ना लॉक, की लॉक, आपका लॉक यानी कि ताला खुलता नहीं है जब तक उसमें की नहीं लगती, यानी कि की तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। उसी तरीके से इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन का की फैक्टर क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। मैं आपसे बात कर रही हूं, इंटरनेट पे बात कर रही हूं, मैं कहां पर हूं, इंडिया के किस कोने में हूं, दुनिया के किस कॉर्नर में हूं, मैं नहीं बता रही। ठीक है, आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही सिटी में है, एक पर्टिकुलर एरिया में, ना,
हो सकता है इस वीडियो को इंडिया के बाहर भी कोई बच्चा देख रहा हो, सब तो इधर लिखते रहना कमेंट में कि भाई तुम कहाँ से हो, कौन कौन से स्टेट से हो, तो पता भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं तो दिल्ली से हूँ, अभी मैं हूँ कहीं और, फिर आप कहीं और से देख रहे हैं, यानी कि हम ग्लोबली कनेक्ट हो गए हैं। अब मुझे इतना कंफर्म हो गया क्योंकि इंटरनेट की बात हो रही है तो वो ग्लोबल लेवल की बात हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे ऑप्शन में कुछ ऐसा टर्म आई तो वो ही मेरा एक्यूरेट आंसर होगा। तो जरा क्वेश्चन को समझते हैं, समझ तो लिया, अब ऑप्शंस को देखते हैं। डिलेड डिसीजन, अरे ये कहां से आ गए, डिसीजन कैसे डिले हो जाएंगे भाई। दूसरा ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये तो कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसके आगे डॉट लगा के चल रही हूं। डॉट का मतलब कि ये मेरा सही होगा। आगे भी ऑप्शंस देख लेते, क्या पता इससे भी कोई और अच्छा ऑप्शन आया। इंक्रीज्ड ट्रेवल कॉस्ट, अरे भाई ये कहां से हो गई, आप इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की तो हम इंपॉर्टेंस सीख रहे हैं यहाँ पर। लिमिटेड रीच, इंटरनेट की कोई रीच लिमिटेड है, रीच कहाँ तक लिमिटेड है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका एक्यूरेट आंसर, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ बच्चे लोग, आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, दैट इज ग्लोबल कनेक्टिविटी। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने फटाफट करने हैं क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। FAQs ऑन अ वेबसाइट हेल्प टू, अब ये FAQs होते हैं, बताओ जरा, लिखो कमेंट में। मैंने बताया था व्हाट इज FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बच्चे होता क्या है, कभी कभी ना सेम ही प्रॉब्लम या सेम ही तरीके का क्वेश्चन लोग पूछ रहे होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, एक FAQs ना कंपनी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है कि भाई आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, तो ये आंसर हमने इसका दे रखा, सोल्यूशन यहाँ पर है, आपको इस पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें वो FAQs में करके, कोई स्टेप्स, कोई ट्यूटोरियल करके वो पब्लिश कर देती है वेबसाइट पर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, FAQs ऑन द वेबसाइट हेल्प, क्या हेल्प कर रहा है। मैं एक कस्टमर हूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे पास फ्रिज आया हुआ है, अब वो फ्रिज ना बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा है और उसमें ना उसकी एक लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है। जब मेरे पास डेमो के लिए पर्सन आया था, उसने ये बताया था कि ये लाइट ब्लिंक करे तो यहाँ पर फ्रिज कुछ सर्विसेज मांग रहा है, आप एक बार देख लेना उसको क्या रिक्वायरमेंट। अब आपको याद नहीं कि उसने क्या बताया था, अब आप बार बार कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे कस्टमर केयर वाले को, तो हो सकता है बात कभी हो या ना हो। ऐसे में आप गए सीधा FAQs में, आपने देखा अरे ये प्रॉब्लम का तो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई इस टाइम हमारे फ्रिज में कुछ हो सकता है, फ्रिज की क्लीनिंग का मांग रहा है, क्लीन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। आपने पढ़ा, आपने घर में फटाफट से क्लीन किया फ्रिज और देखा वो ब्लिंक होना बंद हो गया। तो ये जो FAQs है ये बेसिकली किसकी हेल्प के लिए है, कस्टमर्स की हेल्प के लिए है। तो जरा देखें, FAQs ऑन अ वेबसाइट इंक्रीजेज वेबसाइट ट्रैफिक, अरे वेबसाइट ट्रैफिक ये थोड़ी कि भाई हमारी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ना। सेव कस्टमर्स टाइम, हाँ जी ये तो कस्टमर का टाइम सेव करती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी प्राइस, अरे ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वेबसाइट की स्पीड को कम कर देती है, कोई रिजल्ट थोड़ी आ रहा है आप लोगों का जो वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी, नहीं। बेसिकली FAQs का मेन पर्पस ही यही है कि भाई कस्टमर को जल्द से जल्द उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उनको क्विक रिड्रेसल मिले, यानी कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी हर उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द उनको सॉल्यूशन मिले, ये होता है FAQs का। ठीक है जी, चलो जी एक बात बताओ, क्या मुश्किल क्या लगती है आप लोगों को, परेशान ऐसे ही रहते हो, पेपर में तुम फटाफट करोगे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन रियल टाइम वीडियो मीटिंग, ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन होती है जो रियल टाइम, ऐसा लगता है बिल्कुल सामने ही हो रही है, वर्चुअली हो रही है। स्कूल में भी होती थी, यूनिवर्सिटीज में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, वो होती है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो बता दूं, बोर्ड मीटिंग भी आज की डेट में फिजिकली तो होती है, और वो डायरेक्टर्स अगर जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते मीटिंग में, वो VC के थ्रू, VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी ये फायदे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, जो बिल्कुल लाइव वाली फील आती है। ईमेल ऑप्शन नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यस, ई-कॉमर्स नो, द करेक्ट आंसर। बट क्वेश्चन पढ़ते ही हमें आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कॉस्ट ABC लिमिटेड कस्टमर ग्रीवेंसेस। आप बताओ क्या हुआ था ऐसा, जो पीछे जो हमने पढ़ा था, जो उसके कस्टमर्स थे उनको बहुत इश्यूज हुए थे, वो परेशान हो गए थे। तो उसमें था प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं, कम्युनिकेशन पुअर नहीं, वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी थी क्या वो पुअर थी, या कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था उनका। हमने ये केस में देखा था, बताओ क्या था इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लो सैलरी, सॉरी इसका ऑप्शन है B, पुअर कम्युनिकेशन।
वहाँ पर कम्युनिकेशन उनका पुअर था। मैंने इसको पहले सी में पढ़ लिया, क्योंकि कम्युनिकेशन पुअर था, सारे ब्रांचेस तक क्या नहीं हो रही थी, प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन पहुंच नहीं पा रही थी। क्योंकि सारी ब्रांचेस तक कम्युनिकेशन पहुंच नहीं पा रही थी, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? उसका एंड रिजल्ट हुआ कस्टमर्स सेटिस्फाइड नहीं थे, वो कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड थे। सेम गोज विद आपका जो एम्प्लॉयज थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन तक प्रॉपरली हिरार्की से कम्युनिकेशन उन तक क्लियर ही नहीं हो रही थी। बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन एबीसी लिमिटेड को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिजनेस एटिकेट? गुड बिजनेस एटिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? एटिकेट यानी कि आपकी संस्कार, घर पे वो संस्कार जो पेरेंट्स देते हैं, बिजनेस में ऑफिस में वो संस्कार, वो एटिकेट्स जो हमें बिजनेस कम्युनिकेशन में बताए या सिखाए जा रहे हैं। किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है, जब हम मेल भेज रहे हैं तो हमें किस तरीके से हमें ग्रीटिंग्स देने हैं, जब हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं सैल्यूटेशन कैसे करना है, हमें कब हमें डियर सर लिखना है, कब हमें खाली सर लिखना है, कब हमें डियर नेम लिखकर करना है, ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही रैंडमली या फर्स्ट टाइम किसी को मेल भेज रहे हो या लेटर भेज रहे हो तो आप डायरेक्टली उनको डियर कभी नहीं लिखते। जब भी हम फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम सिर्फ सर या फिर मैम लिखते हैं, सर स्लैश मैम भी नहीं लिखना। ध्यान से सुनो, फिर रिपीट कर रही हूं। जब हम whenever we are communicating for the very first time, जब हम फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं मेल में, लेटर में, हम सैल्यूटेशन में क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ सर या मैम, स्लैश मैम भी नहीं देंगे। अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता सामने वाला पर्सन मेल है या फीमेल है? तो यहां पर एक रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर सेंडिंग, हमें नहीं पता कोई अथॉरिटीज वाला पर्सन है, कौन है, वो मेल है या फीमेल है, सर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो सर है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए हम सर यूज कर सकते हैं। वही डियर आप तब यूज करेंगे जब आपको सामने से रिप्लाई आया, आप उनको थोड़ा सा 2 से 3 हमारी कम्युनिकेशन हो गई, तब हम डियर सर या डियर मैम लिखेंगे। और उसके बाद नाम लिख के कब लिखेंगे? डियर मिस्टर एक्स या डियर मिस्टर वाई, जब हमारे वो एक क्लाइंट है, कस्टमर है, हमारी उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन है, ओनली देन वी कैन यूज देयर नेम। हर एक चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है और इसी के अकॉर्डिंगली ही हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी देते हैं। कब योर्स सिंसियरली आएगा, कब योर्स फेथफुली आएगा, ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती है सैल्यूटेशन पर। तो ये जब आपकी ये वाला चैप्टर आएगा जिसमें हम ईमेल राइटिंग करेंगे तो मैं इस चीज को तब कवर करूंगी, अभी मैं नहीं, अभी हम इसको इतने में ही करते हैं, ठीक है ना। कुछ सब कुछ आज बता दूंगी तो उस चैप्टर में क्या करोगे, हैं? रुक जाओ तुम चलो तो देखो, यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज, अरे बाप रे स्लैंग लैंग्वेज पता है ना, सबके सब स्मार्ट हो, आज ज़्यादा लोग आजकल स्लैंग लैंग्वेज ही, ऐसी लैंग्वेज जो एक्सेप्टेबल नहीं होती, एक नॉर्मल रूटीन में जो यूज़ कर ली जाती है, बट वो भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग होता है, अच्छे से ग्रीट किया जाता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हैंड शेक करते हैं, बहुत अच्छे से खड़े होके करते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल पोस्चर में आकर करते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, यही तो है आपका पूरा का पूरा। देन इग्नोरिंग कलीग्स बिल्कुल नहीं, लेट अराइवल्स बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल क्लियर आंसर है फिफ्थ का आपका बी, दैट इज बी। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट इंक्लूड्स, क्या होता है? इग्नोरिंग डेडलाइंस बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल कंडक्ट यानी कि आपको प्रोफेशनल वे में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे करना है। क्या आप डेडलाइंस को इग्नोर कर सकते हैं? आपका बिहेव, भाई हम डेडलाइंस को भी इग्नोर कर सकते हैं, आप गॉसिप कर सकते हैं, आप कंपनी की पॉलिसीज को डिसएग्री कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल रूल क्या कहता है भाई, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, पढ़ा था ना, एथिकल होना चाहिए, आपको पता हो क्या सही है क्या गलत है। आप हेड है, आप मैनेजर है, ऐसा ना हो कि कोई पर्सन, एक पर्सन को तो इतना काम दिया जा रहा है जो 9 बजे तक घर जा रहा है और दूसरे पर्सन को 5 बजे छुट्टी हो रही है, तो क्या आप एक ही तरीके के एम्प्लॉइज के साथ एथिकली बिहेव कर रहे हैं? द आंसर वुड बी नो। तो एथिक्स मीन्स बिल्कुल अच्छे से इक्वल वे में बिहेव करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एटिकेट, इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है बिजनेस एटिकेट का, बताइए जरा। लेट आ सकते हैं मीटिंग्स में,
ये तो पढ़ते ही समझ आ रहा है, एथिकल बिहेवियर, क्लियर कम्युनिकेशन, टीम कोलैबोरेशन, ये तो भाई बिजनेस एटिकेट्स है, मिलकर काम करना है, कलेक्टिवली करना है। लेट अराइवल्स अलाउड नहीं है, लेट मीटिंग में लेट आना अलाउड नहीं है, तो आपका ये आ जाएगा बिजनेस एटिकेट्स का ये नहीं है। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म अलाउज एक्सेस ऑफिस रिसोर्सेज रिमोटली। हम कहीं से भी, ऐसा कौन सा सोर्स है जिस पर हम कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अगर हम कंपनी का कोई भी डेटा चाहिए तो वो हम डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। आपको बताया ही था, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये आपका था 8th क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आपका ये आ ही चुका है आंसर्स। सो यस, वी आर डन, वी आर गुड टू गो। और बच्चों, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। पिछली क्लास में हमने किया था इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, तो उसमें हमने एक बेसिक रिव्यू ले लिया था पीआर का, एडवर्टीजमेंट का। आज हम उसको इन डेप्थ जानेंगे, वर्क प्लेस हायरार्की को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका मेन टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा वर्क प्लेस हायरार्की। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है दिस वर्क प्लेस हिरार्की। हिरार्की बोले तो आपका कौन कौन से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सबसे पहले किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में। एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ। आप किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय अभी आपने जॉब पे आए और आपको कुछ इश्यूज होने लगे कंपनी में। इंस्टेड कि आप अपने सीनियर से बात करते, आपने सीधा जो थी ना मेल, आपने मेल सीधा कर दी कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के सीईओ को। तो क्या ये सही रहेगा कि अगर आपके पास स्टेशनरी की कमी हो रही है और आपने डायरेक्टली डायरेक्टर को मेल कर दिया कि सर मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास सामान कम है, तो आप प्लीज़ इस पर अरेंजमेंट देखिए, इस पर नज़र डालिए। डू यू थिंक जो हायर लेवल के लोग होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में हैं, वो सब यही काम देखने के लिए रह गए हैं? उनके पास 100 इतने ज़्यादा ज़रूरी काम है, ये पिटी चीज़ों के लिए तो दे हार्डली बॉदर। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा बच्चे? आपकी इमेज जो है वो उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। यहाँ पर आपको यही समझना है। हम जब भी किसी भी बिजनेस में जाते हैं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी फर्म को ज्वाइन करते हैं, हमें वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ का जो कम्युनिकेशन का चैनल है, वहाँ का जो वर्क प्लेस हिरार्की है, उसको हमें उसी पैटर्न से फॉलो करते हुए चलना है। अगर आपको सीनियर मैनेजमेंट से बात करनी है तो आप डायरेक्टली सीधा जाके उनके रूम में नॉक करके नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आपको परमिशन लेनी होगी, आपको उनसे उनका टाइम बाय करना होगा। जब आपको उनका टाइम मिलेगा तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में ही उनके पास जाकर उनसे बात करनी होगी। ये तभी तब पॉसिबल है जब आप इस चैनल को समझ चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली चले जाएंगे ना तो होगा क्या, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर, और इनफैक्ट आपका इंप्रेशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ बैड वन। तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया भाई, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होती है, कमांड की एक चेन होती है, और उसी चेन के बेसिस पर हमें उसको फॉलो करना है, और उसी को हम हिरार्की बोलते हैं। तो देखो, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड रेफर्स टू लेवल ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले किसकी, फिर उसके बाद किसकी। काम आगे जब डिवीजन किया जाता है, काम आगे दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आगे क्या दे दिया जाता है, उसको डेलीगेट कर दिया जाता है। तो देखो, अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव यानी कि सीईओ से लेकर बॉटम लेवल एम्प्लॉय यानी कि ऑपरेशनल लेवल तक, हर जगह क्या होता है बच्चा मेरे, हर जगह क्या होता है, हर जगह पर आपको उस चैनल को फॉलो करना है, उस हिरार्की को फॉलो करता है। तो टॉप लेवल से लेकर आपका मिडिल लेवल फॉलोड बाय लोअर लेवल, इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। तो जो टॉप लेवल होता है उसमें हमारे सीईओ आ जाते हैं, और जो आपका बॉटम लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं। मैंने अभी एक टर्म बोली थी और मैंने वो इंटेंशनली बोली थी, दैट इज लोअर लेवल। नेवर यूज सच टर्म। आप उसको बॉटम लेवल बोलिए, आप उसको ऑपरेशनल लेवल बोलिए, तो ये एथिकली भी सही है बिजनेस कम्युनिकेशन में भी। ठीक, आगे देखते हैं।
इंश्योर करना है एवरी एम्प्लॉय हैज अ सुपरवाइजर टू रिपोर्ट क्वेरीज और ग्रीवियंसेस। ये इंश्योर करके चलना है भाई कि जो भी एम्प्लॉय है उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है और उसकी प्रॉब्लम्स का या उसको जो भी इश्यूज है या उसको जो भी डिस्कस करना है उसका सोल्यूशन देने के लिए कोई ना कोई है। तो यहाँ पर क्वेरीज और ग्रीवियंसेस यानी कि कोई भी उनको प्रॉब्लम्स है, दुख है, कमी है, तो उनके रिजॉल्व के लिए, उसके रिजॉल्व करने के लिए उनके पास कोई ना कोई है। Next we have problems should generally stay at lowest level possible unless escalation is necessary। कोशिश यही रखनी है कि प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम बहुत माइन्यूट लेवल की है, इंडिविजुअल लेवल की है, एम्प्लॉय की पर्सनल लेवल की है, तो उसको आपको कहाँ तक रखना है, बॉटम लेवल तक ही रखना है, उसको सीनियर्स तक पहुंचने नहीं देना। फॉर सच पिटी थिंग्स इट्स बेटर कि आपके सुपरवाइजर जो है वही इन सब का सोल्यूशन दे दे। अदरवाइज एस्केलेशन सिर्फ तभी की जाए जब वो प्रॉब्लम किसी मेजर सिग्निफिकेंस या किसी मेजर कॉन्सिक्वेंस का रूप लेने वाली हो। एम्प्लॉयज में ओकेजनली ब्रेक द चेन फॉर अर्जेंट मैटर। होता क्या है, ज़्यादातर एम्प्लॉयज होता है अर्जेंट मैटर्स में ना ये चेन ब्रेक कर देते हैं, इंस्टेड कि वो इस तरीके से जाए वो डायरेक्टली यहाँ जंप कर देते हैं, मेल डायरेक्टली भेज देते हैं। तो वर्क प्लेस हिरार्की में हमें हिरार्की को फॉलो करना है। और ये हिरार्की क्या है, सबसे पहले आते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट में हमारे जो आते हैं बच्चे, वो सीईओ आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, सीएफओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड जिसको हम बोर्ड भी बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपके, मिडिल मैनेजमेंट होता है और एम्प्लॉयज, ये सारे आपके इसमें होते हैं। इसके बाद बच्चे आपका आता है बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स, यानी कि जब भी आप बिजनेस मीटिंग्स में हैं तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है। ये चीज़ आप आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे, काफ़ी जगह आपके ये वाली बातें रिपीटेटिवली आ रही है, क्योंकि जब ये बुक में दी हुई है, आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो टॉपिक्स में है, तो हमने हर बार हर जगह उसको कवर किया है। आपकी बुक का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का, करिकुलम का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो अनटच्ड रह जाएगा। तो हमने सब कुछ पढ़ा है, तो जब सब कुछ पढ़ा ही है तो देखते हैं, इसमें देखते हैं बिजनेस मीटिंग में हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। क्या रैंडमली चेयर पे ऐसे ही बैठ जाओ, अनप्रोफेशनल तरीके से बात करे, या ढंग से कपड़े पहन के नहीं जाए, या कोई बोल रहा उसको चुप चुप कराए, चुप हो जा भाई मैं बोलूँगा, या दूसरों को बोलने ही नहीं देना, या कोई कुछ बोल रहा है तो उनको डिस्टर्ब करना, क्या ये सब डू यू थिंक एक एटिकेट में आएगा आपका? द आंसर इज नो। बिजनेस मीटिंग में कैसे होना चाहिए, पहले तो आप ये समझिए मीटिंग्स कितने टाइप की है आपकी। हमारी जो मीटिंग्स है ना बच्चे, वो दो टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है इंटरनल यानी कि जो प्रेमाइसिस के अंदर होती है, आपके ऑफिस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, वी कॉल इट इंटरनल। और दूसरी होती है बच्चे हमारी एक्सटर्नल यानी कि जो प्रेमाइसिस के बाहर, जो हमारी स्टेक होल्डर्स के साथ होती है, शेयर होल्डर्स के साथ होती है, आपकी और मीडिया के साथ होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है एक्सटर्नल। और इनफैक्ट आप सीखेंगे भी लॉ में एजीएम और बोर्ड मीटिंग और एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, जो शेयर होल्डर्स की होती है, आप लॉ में ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो देखो, इंटरनल ओनली ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स होते हैं, एक्सटर्नल में इंक्लूड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जिसमें मीडिया, गवर्नमेंट और पब्लिक होती है। अब इसमें गाइडलाइंस क्या होती है, ऐसी मीटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ वही लोग अलाउड होते हैं, वही पार्टिसिपेंट्स अलाउड होते हैं जिनको इनवाइटी जाता है, जिनको इनविटेशन जाता है। ऐसे ही अगर आपको नहीं बुलाया गया और बोर्ड मीटिंग चल रही है तो सीधा डोर ओपन करके अंदर नहीं जाना, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंगली ही, अगर इनविटेशन है ओनली देन यू हैव टू बी देयर, एंड दैट टू बिफोर टाइम, यू हैव टू बी वेरी मच पंक्चुअल। सेट राइट टाइम एंड प्लेस, एक अच्छी जगह प्लेस अपना ऑलरेडी सेट कर लीजिए। क्लियर एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा क्या होता है बच्चे, पहले ये समझते हैं बच्चे, कोई भी मीटिंग होती है ना, उसके की पॉइंट्स होते हैं, मतलब उस पर, उस मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, ठीक है। हमने मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारा एजेंडा बोलते हैं, एजेंडा होता है। बिना एजेंडा के आपकी मीटिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं और अगर आपको ही वो मीटिंग कन्वीन करनी है, तो आपको बिफोर हैंड पहले अपने पास एजेंडा लिखना होगा कि भाई ये टॉपिक्स को हमने कवर करना है, डिस्कस करना है।
बी वेल प्रिपेयर्ड विद डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशंस, जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई भी आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आपके पास एक तो प्रॉपर प्रूफ हो और उसकी बिफोर हैंड आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो। बी वेल प्रिपेयर्ड विद डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, एंश्योर पंचुअलिटी, आपको पंचुअल होना, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। इफ यू वांट टू शो योरसेल्फ अ परफेक्ट अ गुड प्रोफेशनल, आपको लाइफ में पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है, और ये पंचुअलिटी, ये डिसिप्लिन आपको इनफैक्ट अभी से ही अपने अंदर लाना है। असाइन अ नोट टेकर फॉर मिनट्स के लिए आपका नोट टेकर करेंगे। अब ये नया टर्म आया आपके लिए, नोट्स तो आपको पता भाई, मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ उसको हम नोट्स कह देंगे, ठीक है। अब ये मिनट्स क्या होता है? मिनट्स बच्चे, मीटिंग में जो भी डिस्कस होता है, कौन कौन आया, कौन एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था, किस डेट को हुई, कितने बजे हुई, क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या उस पर डिसीजन आया, मतलब मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुई है उसको हम मिनट्स बोलते हैं। तो आपके पास अपने अपने सेल्फ उसके लिए कि भाई मेरे पास ये है, मिनट्स आपके पास होने चाहिए, सो दैट आपको कल को रिकॉल करना हो तो आपको आइडिया लग जाए, अरे हाँ ये नोट्स थे, यहाँ पर डिस्कस किया गया था और ये मैंने मिनट्स बनाए थे, मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, एक्शन प्लान हमने ये लेना है, तो नेक्स्ट हमारा एक्शन प्लान ये है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्या है, बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स की। इसके बाद है टेलीफोन एटिकेट्स। टेलीफोन एटिकेट्स यानी कि जब आप कॉल पर है, जब आप फोन पर है, तब आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, तब आपको किस तरीके से बिहेव करना है। तो जरा देखिए, अभी बार बार आपको इसलिए करके बोलते हो, जब हम अपने एक दूसरे को रिलेट करके चलते हैं ना तो ईजी लगता है। मैं यहाँ पे बार बार मिस्टर ए मिस्टर वाई बोलूँ तो वो चीज़ कनेक्शन नहीं होती। भैया आपने जॉब करनी है, अपनी खुद का बिजनेस करना है, खुद की कंपनी खोलनी है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कैसे बिहेव करना है और करवाना है। तो टेलीफोन एटिकेट्स में देखिए, एटिकेट्स क्या होते हैं भाई, संस्कार, बिहेवियर, कैसे बिहेव करना है। मेंटेन काम टोन, टोन आपकी बहुत काम होनी चाहिए। पोलाइट ग्रीटिंग्स, बहुत ही पोलाइटली आपको ग्रीट करना है। एंड कंसाइज मैसेज, मैसेज बहुत कंसाइज, बहुत लिमिटेड, ये नहीं और बताओ क्या चल रहा है, नहीं इधर उधर का कुछ नहीं, ओनली वेरी लिमिटेड टॉक होनी चाहिए आपकी। उसके बाद नो who you are speaking to and adjust language accordingly before calling। पहले आप होमवर्क कर लो, हो सकता है आपको एक एकदम से रैंडम बोल दे जाए कि ये कस्टमर है हमारा, आप एक बार इनको टैकल कर लीजिए, आप अच्छे हैं कम्युनिकेट करने में, बट बिफोर हैंड आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बात करनी है, सामने वाले पर्सन का क्या इंटेंट है आपसे बात करने का, तो आपको वो समझना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टोन, अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, क्योंकि आपको उनको कन्विंस भी करना है। कितनी बार ऐसा होता है कस्टमर्स बहुत गुस्से में होते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो हो सकता है आप पे गुस्सा भी दिखा दे, बट हमारे को तो अपनी टोन क्या रखनी है, हमेशा काम रखनी है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना है, अपने आप को मॉडिफाई करना है। अवॉइड कॉलिंग एट ऑड आवर्स एंड डोंट पुट द अदर पार्टी ऑन होल्ड टू लॉन्ग। एक तो ऑड आवर्स में नहीं करने, आपको हमेशा बिजनेस आवर्स में ही कॉल करनी है, और आपने कभी भी ऐसा नहीं है कि जब मर्जी रैंडमली मुंह उठा के कॉल कर दी। और अगर आपने किसी को कॉल, पहली बात तो हमने वेट कराना ही नहीं है, अगर वेट कराना भी है तो बेयरली कुछ सेकेंड्स। दिस इज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स कि आप किसी को बहुत लंबे टाइम तक कॉल पे होल्ड करा रहे हैं। बी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए, एंड इंश्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एट द एंड। आपको अच्छा लिसनर बनना है और ये इंश्योर करके चलना है कि भाई हर बंदा जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है, आपके आसपास है, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपसे कॉल पर है या कुछ है, वो सेटिस्फाइड है, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ उसको समझ आया आपकी बात, आपको उसकी बात समझ आई। बेसिकली यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इसके बाद बच्चे आता है नेक्स्ट मील एटिकेट्स। अब आप बोलोगे मैम ये हमें मील क्यों सिखा रहे हैं, मीटिंग तो ऑफिस में होगी। बच्चे ऑफिस में तो इनसाइडरों के साथ होगी, कोई मीटिंग हो सकता है, कोई क्लाइंट हो जिनसे हमें बड़ी डील मिलनी हो, मीडिया के साथ हो, कोई ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ हो, तो क्या वहाँ पर तुम ऐसे सब कुछ खाने पीने लग जाओगे, या ऐसे ही आपको दिखा कुछ भी खाने का, अरे इतना सारा बफे लगा हुआ है खाने का, चलो जी प्लेट उठाए सामान डाला और हो गया। न, आपको मील एटिकेट्स के भी फॉलो करना होगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन भी तो है भाई। तो देखो, ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड अराइव अर्ली, अच्छे से कपड़े पहनो और जल्दी पहुंच जाओ। अब जल्दी पहुंचने का मतलब ये नहीं कि खाना देखने लग जाओ, जल्दी पहुंच जाओ यानी कि अपने आप को एक बेस्ट प्लेस अपने लिए ढूंढ लो। एंगेज इन माइंडफुल लाइट कन्वर्सेशन, अपने आप को आपको एक अच्छी और
जिस भी पर्सन से आप बात करें, एक लाइट कन्वर्सेशन में आपको एंगेज रखना है, गुड पोस्चर रखना है और होस्ट को लीड करने देना है। पोस्चर अच्छा यानी कि आप इस तरीके से क्लमजी होके या दीवार का सहारा लेके ना ऐसे नहीं, आपको प्रॉपरली एक बॉडी लैंग्वेज, आपकी योर बॉडी लैंग्वेज शुड स्पीक, राइट। वो तभी बोलेगी जब आपको उसको टोनिंग करनी आती होगी, उसको पोस्चर्स को कैसे आपको मैनेज करना है वो आता होगा। तो पोस्चर अच्छे से करना है और लीड होस्ट को करने देना। वेट फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर स्टार्टिंग, ये नहीं कि आप शायद आगे बैठे हुए तो आपको सर्व कर दिया गया पहले, या आपने पहले अपना खाना खुद से डाल लिया तो आप खाने लग गए, नहीं। जब सबके साथ हैं आप, और जितने भी लोग हैं और सबके पास प्लेट्स हैं या उनको सर्विंग हो रही है, तो जब तक सबके पास ना पहुंच जाए उससे पहले आपने खाना नहीं शुरू करना, और स्पेसिफिकली होस्ट से पहले तो बिल्कुल ही नहीं। शो पोलाइटनेस टूवर्ड सर्व्स एंड अटेंडेंस, जो भी आपको अटेंडेंट है, जो आपको फूड सर्व कर रहा है, सर्वेंट है, उनकी तरफ बहुत पोलाइट रहिए, हम्बल तरीके से बात करिए, उनसे बहुत मैनरिज्म से के साथ रहिए। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एट द एंड ऑफ द मील, मील के एंड पे ग्रेटिट्यूड शो करिए, थैंक यू करिए होस्ट को, खाने वाले को थैंक्स करिए, जो आपको सर्व कर रहे थे उनको थैंक्स करिए उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो इससे क्या होगा, इट शोज योर ग्रेटफुलनेस इन फैक्ट। ठीक, चलो ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक खाना लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ईमेल एटिकेट, इम्पॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो ज़रूर करना है, ये तो ध्यान से करना है। ईमेल एटिकेट्स में डूज यानी कि यूज़ क्लियर सब्जेक्ट लाइंस, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है। सब्जेक्ट लाइंस, आपको सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आपका मेल है, मेल मतलब MAIL वाला मेल है, ठीक है, आपने मेल भेजा, मेल के हो सकता है 3 पैराग्राफ्स भी हो, देयर माइट भी पॉसिबिलिटी जिनको भेजा जा रहा है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा देखे। सब्जेक्ट देखा, आपने लिख दिया अर्जेंट, अरे भाई, और एप्लीकेशन, इनसे काम नहीं चलेगा। आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट पढ़ते ही जो रिसिपिएंट है, जो रिसीवर है बेसिकली, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई आप किस पर्पस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि आपके मैसेज जो आपका मेल गया है उनके पास, वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हुए उसका रिप्लाई करें। स्टार्ट विथ प्रॉपर ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, प्रूफ रीड करना है, फॉर्मेट क्लियरली। प्रूफ रीड यानी कि आपने एक बार पढ़ लिया, आपने लिख लिया ना, टाइप कर लिया, उसके बाद कम से कम 1 से 2 बारी, सेंड करने से पहले 1 से 2 बारी आपको उसको समझना है, और फॉर्मेट को अच्छे से देखकर चलना है कि कॉमा वोमा अगर इरेज्ड है, ओमिटेड है तो यूज़ नहीं करने हैं। पैराग्राफ के बाद 1 लाइन स्पेसिंग देनी है, तो ये सब आपको लेकर चलना है। इंक्लूड कॉल टू एक्शन एंड प्रोफेशनल सिग्नेचर, आपको लास्ट में लिखना है कि भाई सामने वाले का एक्नॉलेजमेंट आपको, और साथ साथ क्या देना है, आपके प्रोफेशनल सिग्नेचर ना ऑलरेडी ऑटोमेटेड होते हैं तो वो करना है। और रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, यानी कि अगर आपको कोई भी मेल आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनलिज्म में, तो ये नहीं कि मेल आ जाए तो हम 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करें, नहीं। आपने मेल रिसीव किया, ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी, ट्राई टू रिजॉल्व दैट मेल ऑन द वेरी सेम डे, कोशिश करो उसी दिन और कुछ आवर्स में ही उस मेल का रिप्लाई कर दो। देन वी हैव डोंट्स, क्या क्या नहीं है, अवॉइड ऑल कैप्स, ओवर यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन और इमोजीज। ऐसा नहीं करना कि आपने सारे के सारे लेटर, सारा का सारा मेल सिर्फ और सिर्फ किस में कर दिया है, कैपिटल लेटर में कर दिया, नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक्सक्लेमेशन बार बार यूज़ नहीं करनी। हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्लिप्स यूज़ करने लग गए, उसके बाद ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया आपने, मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करना है। इमोजीज तो अवॉइड छोड़ो, ये तो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, इमोजीज तो आपने लिखने ही नहीं है। आप खुद सोचो, आप किसी पर्सन को भेज रहे हो और वो फीमेल है, और आपने उनको एक मेल भेजा, और आपने मेल में इमोजी में आपने नॉर्मल एक स्माइली भेजना था, वो गलती से चला गया, वो जो 2 आईज पे हार्ट बने होते हैं, आपकी इंटेंशन वो नहीं थी, आप इमोजी देख ही रहे थे, इतने में वो सिलेक्ट हुआ, आपने देखा, प्रूफ रीड भी नहीं किया और सेंड हो गया। क्योंकि और मेल इज लाइक, एक बार तीर से निकला कि वो कमान निकल गया तो वो वापस नहीं आता। सिमिलरली एक बार मेल सेंड हो गया और वहाँ डिलीवर हो गया तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, इससे आपका ही इंप्रेशन नेगेटिव जाएगा और अच्छा नहीं जाएगा। तो हमें प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके चलना है। नो एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड नो यूज ऑफ इमोजीज। डोंट सेंड ईमेल्स व्हेन एंग्री, अटैच लार्ज फाइल्स अननेसेसरली। आप मेल तब बिल्कुल मत भेजना अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं उस टाइम, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बताया था पहले भी क्लासेस में कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कम्प्लीटली फुली अवेलेबल रहना होता है, फुली तरीके से कंसंट्रेशन के साथ रहना होता है। अगर आपकी कंसंट्रेशन कहीं पर भी बिगड़ रही है, या कहीं पर भी गिर रही है, या कहीं पर भी
गड़बड़ा रही है तो उसका रिजल्ट यही होगा कि भाई आप सही वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, सोशियोलॉजिकली भी आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज फाइल्स को अटैच ना करिए, चेन ईमेल को फॉलो मत करिए, अवॉइड करो, इनफॉर्मल एब्रीवेशंस इग्नोर करो, और थ्रेड्स को अवॉइड करिए कि भाई एक साथ इतने सारे लोगों को भेज दिया, उनको टैग कर दिया, नहीं, इनको आपको अवॉइड करना है व्हेन यू आर यूजिंग ईमेल। देन वी हैव बिजनेस अटायर, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बिजनेस अटायर, अटायर क्या होता है बच्चे, जब भी आप प्रोफेशनलिज्म में हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने जीन्स पहनी या लोअर पहने या शर्ट पहनी, स्लीपर्स पहने और चल दिए, नहीं। बिजनेस, जॉब, एवरीथिंग रिक्वायर्स योर प्रोफेशनलिज्म। तो आपका अटायर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो डिमांड कर रही है उस पर्टिकुलर जगह का। तो देखो बिजनेस कैजुअल मैन में ड्रेस, स्लैक्स, बटन डाउन, ऑप्शनल ब्लेजर, ऑप्शनल टाई, तो ये कैजुअल मीट है। नॉर्मल ऑलरेडी फ्रेंड्स वगैरह है तो वो बिजनेस मीट के लिए मिल रहे हैं तो वो कैजुअल में चले जाता है। वही बिजनेस फॉर्मल मैन होगा तो भाई उधर ये ऐसी स्लीपर्स वगैरह नहीं चलेगी, सूट में होना चाहिए, ड्रेस शर्ट पहननी चाहिए उसको, पॉलिश्ड शूज़ होने चाहिए। बिजनेस कैजुअल वुमेन, कोई भी पैटर्न आउटफिट होना चाहिए, सही हो, मॉडेस्ट फिट हो, कोई बहुत ऐसा नहीं हो कि मतलब रिवीलिंग काइंड ऑफ कपड़े हो, ऐसा कुछ नहीं हो, हील्स, बूट्स कुछ भी पहन सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस फॉर्मल वीमेन तो उसको ड्रेस पहन सकते हैं, स्कर्ट्स इन द सेंस अलॉन्ग विद द ब्लेजर, ये भी नहीं कि मतलब आप नी लेंथ तक अपना स्कर्ट फॉलोड बाय ब्लेजर, शर्ट एंड एक वन पीस ड्रेसेस आती है, फॉर्मल ड्रेसेस आती हैं, यू कैन कैरी दैट एज वेल। आप ब्लाउजेज इज़ फॉर दिस, शर्ट्स एज वेल, ब्लाउजेज इज़ फॉर शर्ट, राइट, एंड फॉलोड बाय ब्लेजर्स। एसेसरीज क्या होनी चाहिए, एसेसरीज मिनिमल होनी चाहिए, यानी कम से कम एसेसरीज होनी चाहिए। आप करना भी होता है छोटे से ईयर ड्रॉप्स, बहुत छोटे से, कोई डैंगलर्स हैंगलिंग इतने बड़े बड़े नहीं। मेकअप भी यूजुअली अवॉइड ही करवाया जाता है, बट लाइट सा, बिल्कुल लाइट लगा लीजिए, अदरवाइज इन प्रोफेशनल लाइन में सच थिंग्स आर नॉट एट ऑल अलाउड। देन वी हैव इंट्रोडक्शन इन बिजनेस। इंट्रोडक्शन में बिजनेस मतलब बिजनेस में इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है? क्या एम्प्लॉय सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा या फिर सीनियर का दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली रैंक की बेसिस पर इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोफेशनल है और आप मीटिंग को कन्वीन करा रहे हैं और उस मीटिंग में डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं और मैनेजर्स भी बैठे हुए हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ भी बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे मीट मिस्टर ए, ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ दिस एंड दैट डिपार्टमेंट। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल you will introduce the board of directors, followed by the management, then followed by the employee. तो ये आपका हो गया इंट्रोड्यूस बाय बेस्ड ऑन रैंक। क्लाइंट, गेस्ट फर्स्ट, देन बॉस और कोवर्कर्स, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, फर्म हैंडशेक, स्माइल, अच्छे से सबसे हैंडशेक अच्छे से करिए, स्माइल रखिए और ईजी रहिए, काम रहिए। यूज़ सरनेम एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सरनेम को यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। देन स्टैंड वाइल इंट्रोड्यूसिंग, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, कभी भी बैठ के इंट्रोडक्शन हमने नहीं देना होता, हमने हमेशा अपना इंट्रोडक्शन स्टैंडिंग पोजीशन में देना है, खड़े होकर देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव माई इंट्रोडक्शन, मैं बैठ के बोलूँ, मैं बैठ के बोलूँगी, जस्ट इमेजिन वो एक फील नहीं आएगा, वो एक कनेक्टिविटी नहीं आएगी। सब लोग उस बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं या फिर उस हॉल में बैठे हुए हैं और वो लोग आपको देख रहे हैं, तो जब आप वो कुछ देख रहे हैं, बैठ के बोल रहे होंगे तो वो क्लमजीनेस आएगी। आप खड़े होंगे, आप सब बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन और अट्रैक्शन आप पे आएगा। ठीक, चलो जी, ओके, समझ आया? चलो आगे है कर्टेसी एट वर्क प्लेस। बच्चे कर्टेसी ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम मांगते, वी वॉन्ट रिस्पेक्ट, वी वॉन्ट हमसे हम्बल तरीके से बात करो। जब हम चाहते हैं हमारे से ऐसे बात की जाए, तो फिर जिससे हम बात करें वो भी तो हमसे यही एक्सपेक्ट करेगा। तो हमेशा हमें बहुत कर्टियस रहना है, बहुत पोलाइट रहना है, बहुत हम्बल रहना है। ग्रीट पीपल विद अ स्माइल, एड्रेस बाय नेम, सरनेम, डोंट इंटरप्ट, रिप्लाई पोलाइटली। इंटरप्ट मत करो, रिप्लाई करो, पोलाइटली करो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला मेरे पास एक क्लाइंट की कॉल है, तो मैंने बोला हाय मिसेस शर्मा, hope you are doing great, it's nice to connect with you, how can I assist you? See, just few lines or
सामने वाला पर्सन इज इम्प्रेस, मेरे बारे में पूछा उसने, ये वाली फीलिंग आएगी, राइट। अराइव ऑन टाइम पे आइए, ड्रेस अच्छे से अप्रोप्रिएटली कैरी करिए, रिस्पेक्ट करिए प्रॉपर्टी, प्रिवेसी, अवॉइड ह्यूमिलेटिंग अदर्स। मतलब जहाँ पर भी आप गए हैं, ये नहीं वहाँ के बारे में आप नेगेटिव बोल रहे हैं, लोगों की प्रिवेसी, लोगों के कैबिन्स में झांक रहे हैं, उनके लैपटॉप में देख रहे हैं, नहीं। और साथ साथ ये भी नहीं करना भाई कि आप ग्रुप में हैं तो यूजुअली होता है मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ, ग्रेप वाइन में हमने नहीं जाना। हम अगर ग्रुप में भी है तो वी हैव टू बी वेरी काम, matured enough, and we have to use only business communication kind of communication, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पीआर। अब इसको जरा समझते हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए अफेक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है भाई। पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन मेंटेन्स हेल्दी रिलेशनशिप विद पब्लिक एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। ये जो कंपनी के पीआर होते हैं, यानी कि जो कंपनी को इनसाइडर्स को भी और आउटसाइडर के साथ जोड़ते हैं, वो अगर कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हैं तो कंपनी की क्या बढ़ती है, कंपनी की गुडविल बढ़ती है। टारगेट ऑडियंस एग्जांपल क्या होता है, हॉस्पिटल, पेशेंट्स, रिटेलर्स के पास कस्टमर्स, ये उनके टारगेट क्लाइंट्स होते हैं। पीआर का काम क्या है, पॉलिसी बनाना, प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट करना। बेसिकली पीआर का क्या काम है, पीआर का काम है कम्युनिकेशन को लेकर जाना। कम्युनिकेशन को कहाँ लेकर जाना, कंपनी के साथ जो भी लोग जुड़े हुए, चाहे वो इंटरनली चाहे वो एक्सटर्नली, जो भी लोग जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, वो लोग क्या करें, वो लोग कम्युनिकेशन में आ जाए और कंपनी की जो भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, जो भी बातें हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली चले। पब्लिसिटी कैंपेन्स हो, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स हो, पब्लिकेशंस, तो ये सारे काम किसके हैं, ये सारे फंक्शंस है पीआर के। किस लिए, ताकि कंपनी की क्या बढ़े, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़े, कंपनी की इमेज पॉजिटिव जाए और कंपनी की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से उनके इनसाइडर्स के साथ और आउटसाइडर्स के साथ हो, ठीक है। आगे आता बच्चे पीआर प्रिंसिपल। पीआर का जो आपका मॉड्यूल, आपकी जो बुक में प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है, अर्थर डब्ल्यू पेज ने क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहली बात, फुल इंफॉर्मेशन देनी है, ये बताया हुआ पहले भी। फुल इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रू एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कुछ भी वेग ना हो, कुछ भी झूठ ना हो, कुछ भी बनावटी ना हो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। टेल द ट्रूथ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स। एक्शन पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर फोकस नहीं करना। अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू पब्लिक नीड्स, पब्लिक नीड्स को समझना है और उनको उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। हार्मफुल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं बोलना या ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि कंपनी की इमेज को इफेक्ट हो या कंपनी के एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन हो। अडॉप्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विद पब्लिक इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट कल्चर को अपना के चलना है, लेकिन ये भी देखना है कि लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन पब्लिक सपोर्ट, आपकी बिजनेस का सक्सेस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। पब्लिक सपोर्ट अच्छे से कर रही है तो आप का बिजनेस ग्रो करेगा, पब्लिक सपोर्ट नहीं है यानी कि पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। रिमेन काम, आपको बहुत काम रहना है और बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड रहना है, यानी कि बहुत ही अपने आप को एक काम कंपोज वे में रिप्रेजेंट करना है। आगे देखते हैं नेगेटिव एंड इफेक्टिव पीआर। पीआर अगर नेगेटिव इमेज जा रही है, हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है या सही से कर नहीं रहा, इनफैक्ट कर नहीं रहा इन द सेंस सही से एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे या ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व नहीं कर रहे, लोगों की बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कंपनी की इमेज डैमेज होगी, बस यही है। तो देखो नेगेटिव पीआर से क्या हो रहा है बच्चा, डैमेज इस कंपनीज इमेज रिक्वायर्स डैमेज कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल चाहिए होगा। इफेक्टिव पीआर से क्या होगा, मस्ट क्रिएट अवेयरनेस, गेन एक्सेप्टेंस एंड ट्रिगर एक्शन फ्रॉम दी ऑडियंस। एग्जाम्पल देखते हैं, ऊबर, थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग, सपोर्टेड लॉकडाउन, हेल्प हेल्थ केयर वर्कर्स। उन्होंने बोला भाई अगर आपने उनसे ट्रैवल नहीं किया कि थैंक यू फॉर नॉट ड्राइविंग, मतलब नॉट ट्रैवलिंग, आपने हमें अवॉइड किया, तो उन्होंने उसको एक पॉजिटिव कैंपेन की तरह लेके चला। विक्स का क्या कैंपेन है, टच ऑफ केयर, तो वीडियो हाईलाइटिंग सोशल केयर वायरल एंगेजमेंट। इससे क्या हुआ, टच कर रहे हैं, जैसे एक दिखाया मदर बच्चे को, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा लेटा हुआ है, मदर बच्चे को विक्स लगा रही है, तो ये बता रही है कि मदर का टच लगते ही, दो मदर की हैंड में विक्स है, बच्चा ठीक हो रहा है, बच्चे की जो तबीयत है वो नेक्स्ट डे तक ठीक हो गया है। तो ये क्या शो कर रहा है, कंपनी की एक इमेज बनाई है। तो ये पीआर ही तो है, ये एडवर्टीजमेंट का एक वे ही तो है सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करने का। ठीक,
इसके बाद बच्चे आता है एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जरा देखें। एडवर्टीजमेंट हमारी पेड भी हो सकती है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली एडवर्टीजमेंट का मकसद क्या होता है, आपके बिजनेस को ग्रो करना, आपकी इंफॉर्मेशन कुछ लोगों तक नहीं मासिस तक लेकर जाना, और जब ये इंफॉर्मेशन आपकी मासेस तक जाएगी तो वो क्या होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगी। तो एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस क्या हो गया बच्चे आपके बिजनेस के लिए, एनहेंसिंग ब्रांड वैल्यू। ठीक, आगे देखें। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट प्रोडक्ट्स, क्रिएट अवेयरनेस, एनहांस गुडविल, रीच अनटैप्ड मार्केट्स। कोशिश यही करनी है कि भाई ऐसी मार्केट तक पहुंचे जहां तक कोई भी नहीं पहुंचा हुआ है, बिजनेस को बढ़ाना है, गुडविल को बढ़ाना है। इंपॉर्टेंस क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है, एम्पलीफाई सेल्स को एनहेंस करना है, बढ़ाते जाना है, एम्पलीफाई करना है, मेंटेन स्टडी डिमांड, स्टे कॉम्पिटिटिव, स्टडी डिमांड मेंटेन करके चलनी है और मार्केट में हमेशा कॉम्पिटिटिव बन के रहना है। अभी हमारे कौन कौन से एडवर्टीजमेंट के सोर्सेज होते हैं, प्रिंट मीडिया से कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर सकते हैं, आउटडोर्स के थ्रू कर सकते हैं, और डिजिटल आउटडोर्स यानी कि आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगा के, और डिजिटल कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है आजकल किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन का कैसा रिलेशन है। बेसिकली सबसे पहले क्या देखना होगा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड कस्टमर्स। पहले ये ढूंढो भाई मेरा ये बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस हो गया ज्वेलरी का, तो मुझे पता है, और वो दैट इज फीमेल की, लेडीज़ की ज्वेलरी, तो मुझे ये पता है कि ये भाई लेडीज़ की ज्वेलरी का बिजनेस है, तो मेरे टारगेट ऑडियंस क्या होगी, फीमेल होगी। अब मैंने उसमें देखा मैंने ज्वेलरी कैसी रखी हुई है, क्या मैंने इमिटेशन ज्वेलरी रखी हुई है, क्या मैंने ऐसी ज्वेलरी रखी हुई है जो बहुत कॉलेज गोअर्स के लिए, क्या ये टीनेजर्स के लिए है, क्या ये ओल्ड एज के लिए है। तो जैसी टारगेट ऑडियंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका एडवर्टीजमेंट जाएगा। मैसेज क्या है, मैसेज करना भाई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ध्यान से रख के। मेरा ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ ब्रांड का नेम एस्टैब्लिश करना है तो वो होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है हम सेल ला रहे हैं वो एनहेंस करनी है तो वो होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंगली। मेथड वही वाले जो पीछे देखे आपने, प्रिंट, डिजिटल, टीवी, रेडियो, आउटडोर। कस्टमर सर्विसेज में फॉलोअप कम्युनिकेशन बिल्ड्स लॉयल्टी। बेसिकली अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग रिप्लाईज, इन रिटर्न यू आर गेटिंग फॉलोअप्स, तो बच्चे ये एक पॉजिटिव इमेज होगी आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, अब देखो एडवर्टाइजिंग के हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या है। नेस्ले मैगी, भूख लगी है मम्मी, जैसे बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, 2 मिनट में क्या मिल जाएगा, तो उन्होंने देखो एक 2 मिनट को 2 मिनट्स को उन्होंने 2 मिनट्स में तो मैगी बनती है, जबकि 2 मिनट्स में नहीं बनती, और हम सब हमेशा ये बोलते हैं, बट स्टिल भूख लगी है, उन्होंने एक टैगलाइन बना दी। ठीक है, तो उन्होंने एक उस एडवर्टाइजिंग को, उस चीज़ को उन्होंने एक अपना उस 2 मिनट्स को उन्होंने अपना एक वेपन बना लिया। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ ठंडा, मतलब माइंड में आपके ऑटोमेटिकली आ गया जो कौन सी ब्रांड की आपकी कोल्ड ड्रिंक है, राइट। तो यही है आपका एडवर्टीजमेंट। किस तरीके से हम, सामने वाला पर्सन एक नॉर्मल अपनी लैंग्वेज बोल रहा है और उसके माइंड में हमारा प्रोडक्ट दिमाग में आ जाए, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आप शॉप पे भी जाओगे, भैया ज़रा ठंडा देना, वो ऑटोमेटिकली आपको कोक की बॉटल दे देगा। क्यों, क्योंकि भाई ठंडा मतलब, ठीक है, ऐसे ही भूख लगी है, पहाड़ों में जब जाते हैं पहाड़ों वाली मैगी या ये सब ये आपको आता है। देन वी हैव अमूल। अमूल का देखेंगे, टॉपिकल प्रिंट एड्स फीचरिंग अमूल बटर, और एक गर्ल बच्ची है वो बटर खाती हुई हमेशा दिखाया जाता है, और अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। तो ये आपका इनका को लैंग्वेज में है, उसमें मतलब ये उनका मेन एडवर्टीजमेंट में है, अपने आप को हाईलाइट किया हुआ है। तो आई होप आपको ये वर्क प्लेस हिरार्की, PR और एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीटेड है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, हमने ये वाले पोर्शन को पिछले चैप्टर में थोड़ा सा कवर किया था, आज हमने उसको इन डेप्थ किया है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।